गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान में आज हम दूसरा अध्याय करते हैं। तो अध्याय का क्या नाम है? नए राजा और उनके राज्य। तो बच्चों, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ और इनमें बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार उभरे। बड़े बड़े भूस्वामी जो बड़े बड़े जमींदार थे और योद्धा सरदार जो किसी भी सैनिक टुकड़ी के मुखिया या सेनापति थे, जिनको राजा लोगों जिन्हें सामंत के रूप में इनको मान्यता मिली हुई थी और ये प्राय जो अपने शासकों के वफादार होते थे, उनके दरबार में हाजिरी लगाते रहते थे, उनकी प्रशंसा करते रहते थे और इसी प्रकार से उन्हीं की दया स्वरूप उनको कुछ जागीरें मिली होती थी। उन्हीं जागीरों से ये जमींदार जो होते थे ये कर वसूली करते थे और राजा और अपने स्वामी को भी उपहार देते थे, कर वसूल करते थे और उनमें से कुछ उपहार के रूप में राजा को देते थे। राजा भी इन्हीं सामंतों से ऐसे उपहारों की बहुत उम्मीद रखते थे। तो इस प्रकार से जब ये सामंत या फिर ये योद्धा जो होते थे, सेनापति, ये जनता से कर वसूल करके जब राजा को ये कुछ ज्यादा बड़े उपहार देते थे, तो राजा भी इन्हें प्रसाद पर्यंत इनसे खुश होकर इन्हें और जागीरें देता था और इस प्रकार से इनकी सत्ता बढ़ जाती थी। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर ये सामंत अपने आप को महासामंत घोषित कर देते थे या फिर जैसे महामंडलेश्वर अर्थात पूरे मंडल के स्वामी ये अपने आप को घोषित कर देते थे। और कई बार तो ये इतने अधिक शक्तिशाली बन जाते या फिर अपने आप को इतना शक्तिशाली मानने लगते कि ये समय अपने राजा का के भी विरुद्ध विद्रोह कर देते थे और उनका पद प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। ऐसा ही एक उदाहरण है दक्कन में राष्ट्रकूटों का। शुरुआत में ये जो दक्कन के राष्ट्रकूट थे, ये शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य राष्ट्रकूट प्रधान जो क्या था, दंतीदुर्ग, जिसका नाम क्या था, दंतीदुर्ग, उन्होंने चालुक्य स्वामी की अधीनता मानने से इनकार कर दिया और उसे युद्ध किया, उस विद्रोह किया और उसे हराया। ये सामंत अपने आप को क्षत्रिय सिद्ध करने के लिए जैसे एक अनुष्ठान का आयोजन करते थे, जैसे जिसे हिरण्यगर्भ अर्थात सोने का गर्भ, ऐसा एक अनुष्ठान का आयोजन इनके द्वारा किया जाता था जो ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न किया जाता था। और ये माना जाता था कि इस अनुष्ठान के बाद ये जन्म से क्षत्रिय न होकर भी बाद में जैसे क्षत्रिय बन जाते हैं, क्षत्रिय तो इन्हें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये समय को क्षत्रिय घोषित कर देते थे और ऐसे ही नए नए राजवंशों का उदय हुआ। ये भी जैसे अपने आप को राजवंशी मानने लगते थे। कुछ अन्य उदाहरण भी जैसे हैं जो जिन्होंने अपने आप को क्षत्रिय घोषित किया। कुछ ऐसे ब्राह्मण भी होते थे जो बाद में अपनी ताकत के आधार पर राजाओं का विरोध करते थे, विद्रोह करते थे और समय को क्षत्रिय घोषित कर देते थे। कुछ अन्य ऐसे धनी परिवारों के पुरुष भी राजशाही कायम करने के लिए अपने आप को क्षत्रिय बनाने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल करते थे। वे युद्ध कला सीखते थे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कदम्ब म्यूरश्रमण, ये कदम जो म्यूरश्रमण और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण। तो हरिश्चंद्र जो ब्राह्मण थे, ये गुज्जर प्रतिहार जो वंश था उनके जन्मदाता थे।
तो हरिश्चंद्र ब्राह्मण ने भी क्या किया था, इन्होंने भी ऐसे ही एक अनुष्ठान का आयोजन करके, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ना, कैसा अनुष्ठान, देखिए जो ये अपने आप को क्षत्रिय बनाने के लिए हिरण्य गर्भ नामक जो अनुष्ठान करते थे, तो ऐसा ही एक अनुष्ठान का आयोजन करके इन्होंने अपने समय के परंपरागत पेशा क्या था, जो ब्राह्मण थे और यही कार्य जो करते थे, तो उसको छोड़कर इन्होंने शस्त्र धारण कर लिए और कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य का विस्तार किया, अपना राज्य बनाया। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पर इसमें क्या देखा कि राजाओं की कृपा पात्र जो सामंत होते थे या जो सेनापति होते थे, जिनको राजा कुछ जागीरें देते थे, भूमि देते थे, जिनसे कर वसूलना उनका कार्य होता था, और ये भी राजाओं को उपहार के रूप में जैसे कुछ अनाज वगैरह देते थे। तो बाद में जब इनकी पावर ताकत बढ़ जाती थी, तो ये समय अपने राजाओं के विरुद्ध विद्रोह करके और उनका स्थान हासिल कर लेते थे, अपने आप को क्षत्रिय बना लेते थे और नए राजवंशों का उदय करते थे। अपने आप को क्षत्रिय बनाने के लिए जैसे एक ऐसे अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था, जिससे कि वे जन्म से क्षत्रिय न होकर भी क्षत्रियता प्राप्त कर लेते थे। तो ऐसे हम देखते हैं कि ऐसे राष्ट्रकूटों के द्वारा या फिर जैसे ये गुज्जर प्रतिहार समाज के द्वारा जो बाद में क्या कहलाए, राजवंशी कहलाए थे, तो इनके द्वारा ऐसा किया गया। राज्यों में प्रशासन, तो इन राजाओं में से कईयों ने, देखो ये जो राजा थे ये स्वयं अपनी प्रशंसा करते थे, ये अपने प्रशंसा करवाना इनको बहुत अच्छा लगता था और समय ही अपने आप को बड़ी बड़ी उपाधियों से नवाजते थे। कई तो राजा तो अपने आप को महाराज धीराज अर्थात राजाओं के भी राजा, या फिर त्रिभुवन चक्रवर्तीय, त्रिभुवन 3 भुवनों का स्वामी आदि ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियां समय को देते थे। और इनके जो दरबार में इनके दरबारी कवि या ब्राह्मण होते थे, वे भी इनकी प्रशंसा में ही कुछ रचना लिखते थे, कविताएं लिखते रहते थे, जिससे खुश होकर ये उनको पुरस्कार देते थे, पुरस्कार के रूप में उनको भूमि देते थे, धन देते थे। तो अपने सामंतों के साथ साथ ये किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ भी सत्ता की साझेदारी करते थे, क्योंकि सामंत तो इनको कर वसूल करके देते थे, किसानों से भी जैसे कर वसूल होता था, व्यापारी ब्राह्मण जो इनके दरबार में रहते थे इनका स्तुति गान करते थे, तो इनकी भी इनकी सत्ता में साझेदारी होती थी। इन सभी राज्यों में उत्पादकों में जैसे किसान थे या फिर जो पशुपालक थे या कारीगर थे, तो उन को ये संसाधन के रूप में जैसे मानते थे और उनसे हमेशा उनकी वस्तुओं के रूप में कभी कभी इनके जैसे किसान थे उनसे लगान के रूप में अनाज लिया जाता था, जो पशुपालक थे उनसे कुछ पशु लिए जाते थे, कारीगर थे जो जिस वस्तु का निर्माण करते वे वस्तु उनसे लगान के रूप में उनसे प्राप्त की जाती थी। तो इसी प्रकार से ये लगान वसूलने का कार्य भूस्वामियों को दिया जाता था और व्यापारियों से भी ऐसा ही लगान धन के रूप में वसूल किया जाता था। तो इस जो लगान वसूल करते थे, तो उस लगान से ही जो राजा का खजाना होता था, राजा का खजाना जो चलता था, और उसी लगान से मिले हुए धन से राजा अपने नगर में मंदिरों का निर्माण करता था, अपने दुर्ग का निर्माण करता था या अन्य राजसी कार्यों में उस धन का इस्तेमाल करता था। कई बार राजा जैसे अनेक युद्ध लड़ता था, तो उस युद्ध संबंधी सामग्री को खरीदने में भी जैसे जनता से लिया हुआ वो लगान जो
है उसी का धन काम आता था। तो राजा कई बार युद्ध लड़ते थे और युद्धों में दूसरे राज्य को पराजित करके उनका धन भी लूटा जाता था और ये भी राजा के खजाने में ही जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजस्व वसूली के लिए जो कार्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी राजस्व वसूली के लिए, जैसे सामंत, जमींदार आदि जो ये बनाए जाते थे, और इनको कुछ सैन्य सहायता भी दी जाती थी। सैनिक जो कि जनता के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करके उनसे जबरदस्ती कर वसूल करते थे और ये पद प्राय वंशानुगत होते थे। वंशानुगत उनके बाद में जैसे उनके पुत्रों को ये सब जैसे वंश परंपरा के रूप में मिलते रहते थे। और सेना के जो सेनापति होते थे ये कई बार राजा के निकट संबंधी या राजा के रिश्तेदार ही होते थे। अब आगे हम देखते हैं प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। तो ये प्रशस्तियां क्या होती हैं? देखो, जो पीछे मैंने बताया था कि प्रशस्तियां होती हैं जो राजा की प्रशंसा में लिखी हुई रचनाएं होती हैं, उनके ऊपर लिखे हुए गीत, कविताएं या अन्य जो रचनाएं होती हैं। तो इन्हीं, हालांकि ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं होती थी क्योंकि इनमें तो राजाओं की बढ़ चढ़कर तारीफ की जाती थी। राजा खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं, इस बात को इन प्रशस्तियों के माध्यम से जाना जा सकता था। राजा स्वयं को बड़ा सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में दर्शाना चाहते थे और ये अपने विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई जो इनकी प्रशंसा में अपने रचना लिख करते थे, तो उनसे इस कार्य में मदद लेते थे। और जो ब्राह्मण इनकी प्रशंसा में ऐसी रचनाएं लिखते थे उनको ये बाद में मदद के रूप में उन्हें कुछ भूमि अनुदान करते या अन्य उपहार देते थे। राजा लोग प्राय जैसे ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान पुरस्कार के रूप में देते थे तो इनका वर्णन ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होता था। देखो नीचे आप ये देख रहे हैं ना, ये कई जैसे ये क्या है, तांबे के जैसे तांबे के पत्थर हैं जिन पर कुछ ही अरबी भाषा में या अन्य भाषा में उनकी स्तुतिगान होता था। 12वीं शताब्दी में भी एक ऐसा ही संस्कृत काव्य की रचना हुई जिसमें कश्मीर के शासकों के इतिहास का वर्णन किया गया था। इस काव्य की रचना किसने की थी? इस काव्य की रचना कलहण नामक एक रचनाकार के द्वारा जैसे की गई थी। और इस काव्य में कलहण ने क्या किया था? इस काव्य में उन्होंने कश्मीर के जो राजा थे उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन वृत्तांत को लिखा। और इस जीवन वृत्तांत को लिखने के लिए उन्होंने उस समय के शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शी जो उस समय उन्होंने देखा, इन सब को स्रोत बनाया था। इन सब की सहायता से ही उन्होंने उस समय के कश्मीर के राजाओं की जीवनी लिखी थी। लेकिन उनका यह ग्रंथ अन्य ग्रंथों से काफी भिन्न था। काफी भिन्न कैसे था? क्योंकि अन्य ग्रंथों में जहाँ पर उन राजाओं के स्तुति गान लिखे जाते थे, वहीं पर कलहण ने अपने ग्रंथ में इन राजाओं की आलोचनात्मक रूप से जैसे इसे लिखा था, इसमें उन्होंने उनकी आलोचना की थी। उनका द्वारा लिखा हुआ ये जो ग्रंथ है ये राजतरंगिणी ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। तो आलोचनात्मक रुख अपनाया था और इसी कारण इसे 12वीं सदी के लिए एक असाधारण ग्रंथ भी माना जाता है। तो बच्चों आगे हम देखते हैं कि ये जो राजा थे, जैसे हमने पहले भी देखा कि दूसरे राज्य को भी अपने पर भी आक्रमण करते थे, युद्ध करते थे। और इनके युद्ध करने का मकसद क्या होता था? उनसे धन लूटना। तो दूसरे राज्यों से धन लूटने के लिए आक्रमण करते रहते थे। इनमें विशेष तौर पर गंगा घाटी में कन्नौज नगर जो सबसे ज्यादा इसलिए प्रसिद्ध है, गंगा घाटी का कन्नौज नगर। इस
नगर के लिए काफी लंबा युद्ध संघर्ष चलता रहा, जो कि गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों के बीच जैसे ये युद्ध आप चलते रहे थे। क्योंकि इस युद्ध में तीन पक्ष थे। तीन पक्ष कौन से? गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। तो इसीलिए इतिहासकारों ने इस के संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया है। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? त्रिपक्षीय संघर्ष गंगा घाटी में कन्नौज नगर को प्राप्त करने के लिए गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच चली लंबी लड़ाई को कहा जाता है। तो जैसा हमने पहले यहाँ बताया था कि जो जनता से कर वसूल करते थे, इन का कर का प्रयोग बड़े मंदिर बनाने में, दुर्ग बनाने में आदि करते थे। मंदिर और दुर्ग का निर्माण करके ये अपने आप को शक्तिशाली जैसे दर्शाना चाहते थे। तो जो दूसरे आक्रमणकर्ता होते थे, उनकी नजर भी जिस राज्य पर वे आक्रमण करते थे उस राज्य के मंदिरों पर ही होती थी। क्योंकि उस समय मंदिरों में जो धनवान व्यक्ति, व्यापारी, धनाढ्य व्यक्ति होते थे, ये बहुत अधिक दान देते थे, बहुत अधिक धन उस समय उस मंदिरों में होता था। तो मंदिरों को ही आक्रमणकारी अपना निशाना बनाते थे, मंदिरों को लूटा जाता था। ऐसा ही एक उदाहरण है अफगानिस्तान के गजनी सुल्तान मोहम्मद का। सुल्तान जो शब्द है अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है शासक। तो अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गजनी, जिन्होंने कई बार जैसे भारत पर आक्रमण किया था, उन्होंने 997 से लेकर जैसे 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों जैसे ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक उन्होंने अपने शासन का विस्तार किया। उन्होंने भारत में कई बार आक्रमण किया और उन सबसे अधिक आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर को सबसे अधिक उन्होंने अपना निशाना बनाया। इससे बहुत अधिक धन, ये धन कई हाथियों, घोड़ों पर जैसे ये यहाँ से धन भरकर हीरे जवाहरात आदि ले जाते थे। तो सोमनाथ मंदिर को उन्होंने बहुत बार लूटा और इस धन का प्रयोग उन्होंने अपनी राजधानी का विकास करने में किया। सुल्तान जो मोहम्मद गजनवी थे, तो उन्होंने युद्धों के साथ साथ यहाँ के जनजीवन को जानने में भी वे जिज्ञासा रखते थे। इसीलिए उन्होंने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को यहाँ के जनजीवन को जानने के लिए इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। तो अल बेरूनी नामक जो ये विद्वान था, इन्होंने अपनी एक पुस्तक अल हिंद नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में लिखा। इस रचना के लिए उन्होंने संस्कृत के विद्वानों की भी सहायता ली। आगे हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जैसे कौन थे। तो देखो आगे है चाहमान राजवंश। चाहमान राजवंश जिसे चौहान का नाम दिया जाता है और दिल्ली से अजमेर के आसपास के क्षेत्र में उनका शासन था। तो इन काफी जैसे शासन का विस्तार था। गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम के उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से इन्होंने टक्कर लेनी पड़ी थी अपने प्रशासन के विस्तार के लिए। तो चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? पृथ्वीराज चाहमान। पृथ्वीराज चौहान जो थे, इन केवल 14 वर्ष की आयु में 1168 में केवल 14 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपना शासन संभाला था। और 1191 में हम देखते हैं, 1191 में इन्होंने
त्राइन जिसे त्रावड़ी भी कहा जाता है, त्रावड़ी के घमासान युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। परंतु अगले ही वर्ष 1192 में उस त्रावड़ी के ही मैदान में इनका दोबारा युद्ध हुआ और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मारे गए। और ये युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रखी गई थी। तो आज हम इतना ही करते हैं।